नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने का जोर दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि मजबूत सड़कें राजस्थान के विकास की रीढ़ है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यातायात को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का जाल बिछाया जाए। उन्होंने 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले सभी निर्माणाधीन और लंबित प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जोर दिया और कहा कि मानसून आने से पहले सड़कों की मरम्मत और उन्नयन का काम पूरा होना चाहिए। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर क्षेत्र के पास सड़क पर दौड़ रही एक एसी बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस धू-धू कर जली। हालांकि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। खाजूवाला से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में इस समय भीषण गर्मी का दौर जारी है। अगर तापमान की बात करें तो बीकानेर में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बॉर्डर क्षेत्र में तापमान और भी ज्यादा दर्ज किया गया है। बता दें कि तेज हवाओं के साथ लू का दौर भी जारी है। सड़कें सूनी मिल रही है। वहीं बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा पीबीएम अस्पताल, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर चारों जिले लू और उल्टी दस्त जैसे रोगी यहां पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के सुप्रीडेंट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा से बातचीत की बीकानेर के संवाददाता के सिंह ने। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में इन दिनों ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है। तेज़ गर्मी के चलते जहां टेम्परेचर 48 डिग्री के आसपास चल रहा है, गर्म हवाएं चल रही है, वहीं रोजाना अस्पताल में लू के और उल्टी दस्त के रोगी हैं जो बराबर आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में, जहां पर हमारे साथ हैं अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। बात करते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति। देखिए, जहाँ तक लू ताप को मैनेजमेंट की और गर्मी की जो सिचुएशन अपने यहाँ चल रही है उसको मैनेजमेंट की बात है। हम लोगों ने इस तरह के मरीजों को जो लू के आते हैं, जिसको हीट स्ट्रोक कहते हैं या हीट एक्सॉशन कहते हैं, इसके लिए अलग से 10 बेड का सेपरेट आईसीयू बना रखा है। डी वार्ड में चिन्हित कर रखे हैं बेड। बर्फ़ की व्यवस्था पूरी कर रखी है। फर्राटा फैन वगैरह लगा रखे हैं। एसी जहाँ पे वार्ड बनाया वहाँ पर अवेलेबल है। इसी के साथ में एसी चलता है, एसी बराबर काम कर रहे हैं। साथ में ही पर्याप्त मात्रा में आईवी फ्लूइड और उसी के साथ में रेक्टल थर्मामीटर, जिससे कि टेम्परेचर अगर बाय द वे ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं 103 से ज़्यादा होता है उसका, तो हम इमीडिएटली उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करके और कोल्ड वाटर सलाइन चढ़ा के आइस पैक लगा के किस तरह से नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। वो रेक्टल थर्मामीटर भी हमारे पास अवेलेबल है। अभी रोजाना कितने लोग लगभग उल्टी दस्त के आउटडोर के अंदर हमारे पास 700 से लेके 900 के बीच में टोटल ओपीडी चल रहा है इस टाइम पे। वार्ड के अंदर गैस्ट्रोएंटेरिटिस के पेशेंट, वायरल बुखार के पेशेंट और इसी के साथ में लू से प्रभावित लोगों की संख्या थोड़ी बड़ी है कंपैरिजन में। सबसे बड़ी बात ये देखने में आ रही है, कतार पे कतार ज़्यादा लगती दिख रही है। कतारों को मैनेज नहीं किया जा रहा। जहाँ तक हम बात करें, एक बड़ी समस्या सामने आ रही है कि कोरोना भी दिन ब दिन वापस पैर पसार रहा है। आज भी जैसे कि 3 लोग आए हैं। सही कैसे करेंगे कतार को मैनेजमेंट करने के लिए? जैसे कि हम लोगों ने हमेशा विज्ञापन भी दिए हैं और साथ में ही जन जागरूक के लिए SMS के लिए भी बोला है कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, सैनिटाइजेशन बराबर यूज़ करें और मास्क वगैरह का यूज़ करें। सर, गार्ड आपके वहाँ दिखते नहीं हैं, बैठे रहते हैं। उसके लिए एक बार वापस विज़िट करते हैं और दूसरा उसका नोडल ऑफिसर बना रखा है, उसके द्वारा एक बार वापस मोटिवेट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तेज़ गर्मी में पंखे भी बहुत, पंखे कूलर भी बहुत कम दिख रहे हैं। नहीं, हमारे पास पंखे जितने मैं समझता हूँ, देख के आता हूँ, अच्छे चल रहे हैं। वार्ड में भी पंखों की और कूलर की व्यवस्था। 16 नंबर ओपीडी की बात करें तो वहाँ पर कूलर ना के बराबर है।
कूलर वहाँ पे हम लोगों ने लगा तो रखे हैं, बढ़िया है, पर थोड़ा और भी हम लोगों ने अभी परचेज़ किया है, तो 2-4 कूलर और भी सेंट्रल जो मेन हॉल है वहाँ पे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बात कही जा सकती है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन आए दिन लू, तापघात और उल्टी दस्त के रोगी हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। ये भी सच्चाई है। हालांकि पीबीएम अस्पताल में वार्ड में पूरी तरह से व्यवस्थाएं मानी जा रही है। जैसा कि सुरेंद्र वर्मा जो कि सुप्रिटेंडेंट है, उनका कहना है कि चाक चौबंद है। उम्मीद ये करते हैं कि इस तेज़ गर्मी को देखते हुए ऐसी व्यवस्था बनी रहे। के सिंह, बीकानेर। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को प्रदेश में कोविड के 34 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उदयपुर में इलाज के दौरान एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला की मौत इस साल राज्य में कोरोना की दूसरी मौत है। इससे पहले राजधानी जयपुर में पिछले महीने कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई थी। प्रदेश में 34 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे ज्यादा केस जयपुर में सामने आए हैं और उसके बाद 6 महीने की बच्ची भी इसमें शामिल है। जबकि उदयपुर में 4 केस, बीकानेर में 3, जोधपुर में 2, अजमेर, अलवर और सीकर में 1-1 मरीज सामने आए हैं। जयपुर में 22 मरीज आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 180 हो गई है और कुल रिकवर 193 मरीज हुए हैं। डीडवाना जिला मुख्यालय पर पानी की समस्या को लेकर आमजन में भारी आक्रोश देखने को मिला। क्षेत्र में व्याप्त जल संकट के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक खींचतान के चलते समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि डीडवाना में त्रिकोणीय राजनीति के कारण कोई भी जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सभी नेता केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, जबकि जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। पानी की समस्या से जूझते हुए आखिरकार स्थानीय लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। आक्रोशित नागरिकों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रदर्शन के दौरान वार्ड नंबर 2 और 3 के नागरिकों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्थायी समाधान की मांग की गई है। पानी खोल बड़ी जनता का सेवा होते माता और कॉन्वेंट को तरीका दे रहा हूं, बच्चा ने जो बात कर रहे हो तो ताकि बात सुन रहे हैं 10 मिनट की ले जा रूपी बात में बकवास कर रहे हो बिना फालतू की। अब ये कनेक्शन है तो काटो, धमकी देने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? तरीके से करता हूँ मैं बात, 1 घंटे से तरीके से बात कर रहा हूँ, बाहर खड़ा खड़ा 1 घंटा हूँ तरीका बात कर रहा हूँ। 1 घंटा हो गया मैं बात करता था तरीका हूँ, समझ 1 साल धमकी दे रहे होते कि आगावेत कर गांव पूरा ढीढ़वाड़ा आगावेत कैसे पूरे ढीढ़वाड़ा आगावेत कैसे कटवाऊं, मैं कटवाता हूं खुद के कटा लेके कटवाऊंगा। आए समझ में ये बात है ना? आपके साथ पानी लाइट पानी और पाइपलाइन डालने की और इसकी बात करते हैं ना, तब आप अवैध कनेक्शन की बात करते हो। राजधानी जयपुर में विभिन्न वन क्षेत्रों में वाटर हॉल पद्धति के तहत वन्य जीव गणना की नतीजे सामने आ चुके हैं। हाल ही में हुए इस गणना में 42 लेपर्ड, 2262 मोर, वन क्षेत्रों में और रेंज क्षेत्र में 20 बघेरे दर्ज किए गए हैं, जिसमें क्षेत्र में वन्य जीवों की उपलब्धि और जैव विविधता की पुष्टि हुई है। वन विभाग के अनुसार नारगढ़ अभ्यारण्य में 16 बघेरे और नारगढ़ जैविक उद्यान में 6 बघेरे कैमरे में कैद हुए हैं। वन विभाग ने बताया कि इस गणना में सियार, जरख, महू, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर समेत अन्य वन्य जीवों की उपस्थिति दर्ज की गई है। यह गणना वन्य जीव संरक्षण और निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान में आज से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। जोधपुर संभाग में सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और जैसलमेर में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। लोगों को तेज गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिली है, जहां पर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में बादल छाए और हल्की हवाएं चली है। जैसलमेर में अलसुबह रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। मौसम विभाग ने शनिवार सुबह गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में तेज गर्मी रहने का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में दोपहर बाद मौसम बदलने और कई जगह पर बादल छाए रहने की हल्की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में गर्मी लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित का एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा गया आखिरी मैसेज सामने आया है। 4 से 5 सेकंड के संदेश में सुमित कह रहे हैं, मैडे मैडे मैडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, नहीं बचेंगे। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा, उसमें हादसे में
60 से ज्यादा डॉक्टर, स्टूडेंट्स और कुछ अन्य लोग मौजूद थे, जिसमें 34 की मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा लगभग 275 हो गया है। फ्लाइट में 12 क्रू समेत 242 लोग शामिल थे। इसमें एक यात्री की जान बच गई है। लंदन से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट आज शाम 4 बजे लैंड करेगी। इसमें मृतकों के परिजन और रिश्तेदार आ रहे हैं। उनका डीएनए सैंपल भी लिया जाना बाकी है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का एक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। वीडियो के साथ पीसीसी ने लिखा है, आतंकवादियों ने हमारे निर्देश और सेना को मजबूती देने का काम किया है। कांग्रेस ने इस बयान को देश विरोधी करार दिया है। भाजपा पर सीधा हमला बोला है। क्या कुछ इस वीडियो में, आइए सुनते हैं। हमारे हिंदुस्तान के प्रति और हमारी हिंदुस्तान की जनता के प्रति जैसे आज हमारे आतंकवादियों ने आकर के हमारे नीत थे, हमारी सेना को जो मजबूती देने का काम किया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसमें हमारी जनता के साथ में अगर घर में बैठे हुए आतंकवादियों ने आकर के हमारी बहन बेटी का जो सिंदूर उजाड़ा था उसका अगर बदला किसी ने लिया है तो हमारे देश की सेना ने लिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। इसलिए हमारा गर्व सिर से ऊंचा होता है कि ताकि इजराइल ने शुक्रवार देर रात भारतीय समयानुसार करीब 10:30 बजे ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इसमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव पर गिरी, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। इजराइल ने एक दिन पहले 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें से 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएएस परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन जारी है। इस दौरान मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आवास के बाहर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ जमा है। दरअसल मीणा ने जल्द ही कोई समाधान निकालने की बात कही थी। अभ्यर्थियों की मांग है कि आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए और एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है और वे परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। 20 अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक अनशन जारी रहेगा। किरोड़ीलाल मीणा ने उन्हें समझाने की कोशिश कल की थी और लेकिन जल्द ही कोई समाधान का आश्वासन भी दिया था। इसी बात को लेकर आज तमाम छात्र किरोड़ीलाल मीणा के आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति कहलाने वाला सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अब एक नए और आधुनिक अवतार में नजर आएगा। इसकी नई यूनिफॉर्म का पहला लुक राजस्थान के जैसलमेर में देश की पश्चिमी सीमा पर देखने को मिला। इस खास डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस को लेकर तैयार करने में 2 साल लगे हैं और यह न केवल स्टाइलिश है बल्कि जवानों के आराम और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस नई वर्दी की सबसे खास बात यह है कि इसे बीएसएफ ने खुद डिजाइन किया है। साथ ही इसका पेटेंट भी करवाया गया है ताकि यह यूनिफॉर्म केवल बीएसएफ जवान ही पहन सके। यानी हमारी कैमो ड्रेस थी, उसको हम लूज फिटिंग कॉम्बैट ड्रेस यानी LFCD बोलते हैं। और अभी जो नई ड्रेस आई है इसमें ये डिजिटल पैटर्न की है, इसलिए इसको हम लूज फिटिंग डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस बोलते हैं। जो पुरानी ड्रेस थी वो उसकी मोटाई, कपड़े की मोटाई ज़्यादा थी, लेकिन नई ड्रेस में ये आप देख रहे हैं तो इसमें जो कपड़े की मोटाई भी कम है और खास करके ऐसे इलाके जहाँ पर गर्मी है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उसमें ये ड्रेस काफ़ी आरामदेह है। पुरानी ड्रेस में 50% कॉटन था और 50% पॉलिस्टर था, लेकिन इस नई ड्रेस में 80% यानी 80% कॉटन है, 19% पॉलिस्टर है और 1% स्पेंडेक्स है। तो इस प्रकार से इसका टेक्सचर बहुत ही चेंज है। अगर कलर की जहाँ तक बात करें तो इसमें 50% की खाकी, 50% खाकी है, 45% ग्रीन हरा इसमें कलर है आप देख रहे हैं और 5% भूरा रंग इसके अंदर है। ये जो ड्रेस है खास करके इसकी खासियत ये भी है कि पेटेंट करवाया गया है, ये रजिस्टर्ड पेटेंट करवाया गया अंडर ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अब ये इसकी कोई लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, कोई लोग अपने तौर पर इसकी सिलाई नहीं कर पाएंगे और
बीएसएफ का एक्सक्लूसिव ये यूनिफॉर्म होगा। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी और 4 अन्य आरोपियों उनके परिजनों से संबंधित फर्मों की करीब 47.80 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। वहीं शुक्रवार को जयपुर की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत जोशी के साथ ही परमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया और विशाल सक्सेना उनके परिजनों और संबंधित फर्मों की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी ने इस मामले में 24 अप्रैल को राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया था, जहां पर इस कोर्ट ने जोशी की जमानत को खारिज कर दिया है। आरोप है कि इस मामले को लेकर अभी अनुसंधान लंबित है। ऐसे में जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाना उचित नहीं है। देखिए, अलोकतांत्रिक कदम है कि पीएमओ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के भाषण 3 मिनट के भाषण को कट कर दिया, कार्यक्रम से उसको हटा दिया। फिर भी बड़प्पन रखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है। ऐसा कहीं नहीं होता। सरकारी कार्यक्रम है, जॉइंट एक तरीके से एक प्रोग्राम है। केंद्र सरकार का भी पैसा लग रहा है मेडिकल कॉलेज में, राजस्थान सरकार का भी पैसा लग रहा है। ऐसे में ये एरोगेंस प्रधानमंत्री की ये उनकी कद को कम करती है। मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बड़े मन रखते हुए उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री जी के भाषण से इतना डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, पीएमओ, कि मुख्यमंत्री जी जो 3 मिनट में बोलते, शायद वो प्रधानमंत्री जी के पूरे भाषण पे वो भारी पड़ता। इस राजस्थान की जनता की आवाज उठाते, इससे तो प्रधानमंत्री जी को परेशानी में आना पड़ता है कि भाई वो कुछ घोषणा कर नहीं रहे। आज भी 6 महीने में 7वां उनका दौरा है, आज तक राजस्थान को कुछ दे के नहीं गए। तो ऐसा लगता कि शायद उनको कुछ देना पड़ता, लेकिन उन्होंने ये दुर्भाग्यपूर्ण ये कदम है, एक दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है पीएमओ का। किस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री का भाषण नहीं कराओ। मुख्यमंत्री ने बड़प्पन रखा, जैसे मैंने कहा। फिर भी मैं एक मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि जब वे आए थे 2018 में, उस समय ईआरसीपी को लेकर काफी कुछ उन्होंने कहा था। तो मेरी मांग है कि ईआरसीपी को प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दें, जिससे 40% आबादी की राजस्थान की प्यास बुझ सके, ये राज्य ले लाभान्वित हो सके, 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित हो सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन एक और जारी है। इस बीच आयोग ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 और 18 जून को परीक्षा कराने का फैसला लिया है। शुक्रवार देर शाम तक आयोग की ओर से परीक्षा स्थगन को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया। वहीं आयोग ने तय समय पर परीक्षा आयोजित कराने के संकेत देते हुए शनिवार को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करने की बात कही है। ये प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, जहां फिलहाल आयोग की परीक्षा को टालने के मूड में नहीं है। शुक्रवार को भी विभाग की ओर से कोई संशोधित नोटिस जारी नहीं किया गया। इसमें साफ है कि एक तरफ जहां अभ्यर्थी समय मांग रहे हैं, दूसरी ओर अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम पंचायत सिमलिया में सरकारी जमीन और बरसाती नालों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। नियमों को ताक में रखकर इन नालों पर प्लाट काटे जा रहे हैं और पक्के निर्माण किए जा रहे हैं। बोजुंदा से होकर गुजरने वाले एक प्रमुख बरसाती नाले और दीवार खड़ी कर कब्जा कर लिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह नाला 40 से 45 फीट चौड़ा था, लेकिन अब महज 5 से 7 फीट ही चौड़ाई रह गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र के पटवारी ने मौके का निरीक्षण किया। रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।